से लोग हिस्सा लेने आए हैं और इन्हीं में से एक है थर्ड, इजिप्ट का सबसे अच्छा चैरियट रेसर। बाकी लोग उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहते थे, लेकिन थर्ड उनकी चाल को कामयाब नहीं होने देता। वो इस रेस को जीत चुका था कि तभी एक टायर निकलने से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आगे हम कारनाबी नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं, जिसने अभी अभी एक नई खोज की है और वो है प्रिंसेस नेफर का खोया हुआ टूम। अंदर उन्हें एक कॉफिन नजर आता है जो उनके हिसाब से प्रिंसेस नेफर का है, लेकिन उसके अंदर उन्हें कोई मम्मी नहीं मिलती। कारनाबी को ये थोड़ा अजीब लगता है कि मम्मी इस तरह गायब नहीं हो सकती, और तभी उसे कॉफिन पर लिखी वो एंशिएंट लैंग्वेज दिखाई देती है। वो देखते हैं कि इस पर तो किसी ब्रिज के बारे में लिखा है जो इंसानों की दुनिया को मम्मीज की दुनिया से जोड़ता है। ये अंडरग्राउंड बनी एक ऐसी सिटी है जहाँ वो मम्मीज आज भी रहते हैं और उसे बस वहाँ जाने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी वो एक एंशिएंट स्कैरब बग को देखता है जो कॉफिन में बने एक होल के अंदर चला गया था, और वो समझ जाता है कि सीक्रेट सिटी का रास्ता यहीं से होकर निकलता है। उसका सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि बग वहाँ से निकलकर उसी मम्मी सिटी में आ गया था जहाँ हमने वो चैरियट रेस देखी थी। यही थर्ड एक स्टोर में अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रहा था और पता चलता है कि उसने चैरियट रेसिंग से रिटायरमेंट ले ली है ताकि दूसरों को भी चैंपियन बनने का मौका मिल सके। यही एक फैन उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन थर्ड ये कहकर मना कर देता है कि वो शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और अपनी लाइफ अकेले एंजॉय करना चाहता है। उसका एक छोटा भाई है सिकिम, जो चाहता है कि थर्ड चैरियट रेसिंग में वापस आ जाए, लेकिन थर्ड कुछ सोचकर मना कर देता है कि अब मैं पहले वाला चैंपियन नहीं बन सकता। आगे वो मार्केट से कुछ खाना लेने जाता है, लेकिन रोड क्रॉस करते वक्त एक चैरियट अचानक से उसके सामने आ जाती है जिसे एक लड़की चला रही थी। वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और वो लड़की उसे बुरा भला बोलकर निकल जाती है। पता चलता है कि ये लड़की यहाँ की प्रिंसेस नेफर है, जो अपनी इस बोरिंग और डल लाइफ से परेशान हो चुकी है और चाहती है कि लाइफ में कुछ नया होना चाहिए। नेफर को सिंगिंग करने का बहुत शौक है, लेकिन अपने पिता के डर के कारण वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तभी रॉयल मेडन आकर उसे तैयार होने को बोलती है और कहती है कि किंग आज तुमसे एक खास बात करने वाले हैं। असल में किंग उसकी शादी करना चाहता था और उसके लिए एक अच्छा हस्बैंड ढूंढने की जिम्मेदारी थी फिनिक्स पक्षी की, जिसे खुद प्यार की देवी हाथोर गाइड करती है। नेफर भी शादी के बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन किंग उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल फाइनल है। वो उसे फिनिक्स पर यकीन रखने को बोलता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हस्बैंड ढूंढेगा। आगे हम उन्हें पैलेस के मेन हॉल में देखते हैं, जहाँ रॉयल प्रीस्ट फिनिक्स को समन करता है और वो नेफर के लिए पार्टनर ढूंढने सिटी की ओर चला जाता है। यही सिकिम अपने पेट क्रोकोडाइल के साथ खेल रहा था कि तभी गलती से उसका बूमरैंग फिनिक्स को जा लगता है, जिससे वो क्रैश होकर उन्हीं के घर आ गिरा था। उधर प्रीस्ट को लगा कि फिनिक्स ने जानबूझकर उस घर को चुना है और उसके सोल्जर थर्ड को उठाकर पैलेस में ले आते हैं। किंग उसे पहचान गया था कि तुम तो हमारे चैरियट रेसिंग चैंपियन हो, लेकिन नेफर इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि फिनिक्स ने उसके लिए एक चैरियट चलाने वाले को चुना है। तब प्रीस्ट थर्ड को सारी बात बताता है कि कैसे 7 दिनों में तुम्हारी और प्रिंसेस की शादी होने वाली है। थर्ड ये सुनकर चौंक जाता है और देखता है कि ये तो वही एरोगेंट लड़की है जिससे उस दिन उसकी टक्कर हुई थी। वो इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन प्रीस्ट उसे वार्न करता है कि मना करने पर हम तुम्हारी जुबान और आंखें दोनों निकाल लेंगे। थर्ड के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर प्रीस्ट उसे एक रिंग लाकर देता है और कहता है कि शादी होने तक तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करके रखना होगा, वरना पनिशमेंट तो तुम जानते ही हो। किंग थर्ड और नेफर को अकेले छोड़ने को बोलता है ताकि वो एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा सके, लेकिन जल्दी ही वो समझ जाते हैं कि वो दोनों ही इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है, पर अब वो इससे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। सिकिम इस बात से बहुत खुश था कि अब उन्हें पैलेस में रहने को मिलेगा, लेकिन थर्ड को तो फिलहाल उस रिंग की चिंता थी। वो और सिकिम उसे लेकर एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं जहाँ थर्ड ने अपनी ट्रॉफीज रखी हुई थी, और वो उस रिंग को एक कैबिनेट में रख देता है। उनके जाते ही दीवार से एक रोबोट निकल कर आता है, जो कि असल में कारनाबी नाम के उस आर्कियोलॉजिस्ट ने भेजा था, और वहाँ वो रॉयल रिंग उनके हाथ लग जाती है। रोबोट वहाँ से निकलने के लिए एक ब्लास्ट करता है, जिसकी आवाज थर्ड और नेफर ने भी सुन ली थी, और नेफर उसे उस सीक्रेट जगह की ओर भागते हुए देखती है। थर्ड देखता है कि वो रिंग वहाँ से गायब हो चुकी है, और ये देखकर वो बहुत डर जाता है। तभी उसकी नजर उस हॉल पर पड़ती है और वो समझ जाते हैं कि ये जरूर इंसानों का काम है। सिकिम उसे गार्ड्स को बुलाने को बोलता है, लेकिन थर्ड इस बात को लीक नहीं करना चाहता था और खुद ऊपर जाकर उस रिंग को ढूंढने की सोचता है।
वो सब उस हॉल से निकलकर ऊपर टूम में आते हैं, जहाँ सिक्किम की नजर एक स्पॉटलाइट पर पड़ती है। लेकिन थट उसे उससे दूर रहने को बोलता है, क्योंकि व्हाइट लाइट उनके असली चेहरे को सबके सामने ले आएगी। टूम से निकलकर वो बाहर आते हैं और देखते हैं कि इंसानों की दुनिया तो बहुत खूबसूरत है। यही उनकी नजर कारनाबी पर जाती है, जो रिंग को एक बॉक्स में डालकर कहीं भेज रहा था, और वो भी भागते हुए उस ट्रक में चढ़ जाते हैं। वहाँ बहुत ढूंढने पर भी उन्हें रिंग का कोई पता नहीं चलता, और हम देखते हैं कि कारनाबी के लोग अब बॉक्सेस को एक शिप पर ट्रांसफर कर रहे हैं। वो तीनों भी एक बॉक्स में छुपकर शिप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं था। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है, और वो देखते हैं कि ये तो नेफर है, जो छुपकर उनका पीछा कर रही थी। नेफर को लगता है कि शादी के डर से थट भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिक्किम उसे सारी सच्चाई बता देता है। नेफर इससे बहुत खुश होती है कि अब उसे थट से शादी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन थट को अपनी जान बचाने के लिए तो रिंग को ढूंढना ही होगा। वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता था, और इसी चक्कर में दरवाजे से टकराकर बेहोश हो जाता है। जागने पर उसे सच्चाई पता चलती है कि वो लोग इस वक्त समुद्र के बीच में हैं, और फिलहाल यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं होगा। जल्दी ही वो शिप उन्हें लेकर लंदन सिटी में आता है, और वो देखते हैं कि कारनाबी रिंग को अपने साथ ले जा रहा है। वो सब भी छुपकर उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं, जो उन्हें कारनाबी के म्यूजियम में ले आती है। यहाँ रोड पर उनका सामना कोई टूरिस्ट लोगों से होता है, जो इन्हें कॉस्ट्यूम में समझकर इनकी फोटो खींचने लगते हैं। लेकिन फ्लैश पड़ने से उनका असली चेहरा उनके सामने आ गया था, और ये देखकर वो टूरिस्ट डर कर भाग जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये कैमरा शायद किसी तरह का हथियार है, और वो उसे लेकर म्यूजियम में आते हैं ताकि इससे कारनाबी पर अटैक कर सके। पर म्यूजियम में आज एक शो होने वाला था, और मैनेजर उन्हें आर्टिस्ट समझकर अपने साथ ले जाता है। बाकी सभी आर्टिस्ट भी मम्मीज के रूप में थे, और थट और नेफर उनके साथ डांस करने लगते हैं। तभी उनकी नजर उस रिंग पर जाती है, जो शो के लीड सिंगर के हाथ में थी, और नेफर उसे पाने के लिए खुद भी गाना गाने लगती है। लोग उसकी आवाज से बहुत इम्प्रेस होते हैं, जिसमें एड नाम का एक म्यूजिक डायरेक्टर भी था। कारनाबी भी नेफर को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसकी ज्वेलरी पर वैसा ही निशान था जैसा कि उस रिंग पर बना हुआ है, जिसका मतलब वो भी उस हिडन सिटी से आई है। नेफर ने भी किसी तरह उस रिंग को हासिल कर लिया था, पर तभी स्पॉटलाइट के जलते ही उसका असली रूप सामने आ जाता है। लोगों को लगता है कि शायद ये शो का ही एक पार्ट था, और वो नेफर की सिंगिंग के लिए उसे चीयर करने लगते हैं। बाहर वो थट को बताती है कि लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे, और आज तक उसने ऐसा कभी फील नहीं किया। लेकिन थट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जल्दी से वापस मम्मी सिटी में जाना चाहता था। वो एक कार को चैरिट समझकर उसे चलाने की कोशिश करते हैं कि तभी वो म्यूजिक डायरेक्टर एड वहाँ आता है, और उन लोगों को अपने साथ ले जाता है। कारनाबी ने उन्हें भागते हुए देख लिया था, लेकिन वो उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता। यही एड नेफर की बहुत तारीफ करता है। वो कहता है कि मैंने एक नया गाना लिखा है, और चाहता हूँ कि तुम उसे अपनी आवाज में गाओ। लेकिन थट इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं करता, और वो लोग गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। एड जाते हुए नेफर को अपना कार्ड देता है कि जरूरत पड़ने पर तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। या नेफर थट से बहस करने लगती है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, और थट परेशान होकर कहता है कि काश उस फिनिक्स ने मुझे चुना ही ना होता, तो ये सारी प्रॉब्लम भी ना होती। तब सिक्किम उन्हें सच बताता है कि ये सब उसके बूमरैंग की वजह से हुआ है, ना कि किसी प्यार की देवी के कारण। और ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें एक दूसरे से शादी नहीं करनी पड़ेगी। तभी सिक्किम की नजर उस रिंग पर जाती है, और वो देखते हैं कि ये तो एक नकली रिंग है, जिसका मतलब थट की प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है। नेफर उसे हिम्मत रखने को बोलती है, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें मदद मांगने एड के पास जाना चाहिए। वो सब उसके घर जाते हैं, जहाँ एड नेफर को देखकर बहुत खुश होता है, और कहता है कि जल्द ही तुम एक फेमस सिंगर बनने वाली हो। उधर कारनाबी नेफर को पकड़ने का प्लान बना रहा था, और कहता है कि अगर ये मेरे हाथ लग गई तो मैं दुनिया का सबसे फेमस आर्कियोलॉजिस्ट बन जाऊंगा। वहीं नेफर एड के ऑफर से बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन थट उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ बस उस रिंग को लेने आए हैं। नेफर ये सुनकर उदास हो जाती है कि यहाँ भी मैं अपने सिंगिंग के टैलेंट को प्रूव नहीं कर पाऊंगी, और ये देखकर थट उसे सपोर्ट करने का डिसाइड करता है। फिर वो एड के साथ उसका गाना रिकॉर्ड करती है, जिसका कि एड लाइव स्ट्रीम कर रहा था, और जल्दी ही उनका ये सॉन्ग वायरल हो जाता है। कारनाबी ने भी इसे देख लिया था, और अपने लोगों से नेफर को यहाँ लाने को बोलता है। शाम को नेफर अपनी बालकनी में बैठी हुई थी, जहाँ वो एक डार्ट से बेहोश करके उसे अपने साथ ले जाते हैं। थट ने उन्हें देख लिया था, लेकिन उसकी बहुत कोशिश करने पर भी वो उन्हें नहीं रोक पाता। कारनाबी नेफर को अपने म्यूजियम में कैद कर लेता है,
जहाँ उसने वो रिंग भी रखी हुई थी, और कहता है कि तुम मेरी सबसे बड़ी खोज हो, जिसे मैं जल्दी ही दुनिया के सामने ले आऊंगा। थर्ड भी म्यूजियम तक पहुंच चुका था, लेकिन कारनाबी कैमरे में उसे देख लेता है और नेफर के साथ उसे भी कैद कर लेता है। उधर सिकिम उन दोनों के लिए बहुत परेशान था, और ये देखकर रेड उसकी मदद करने को बोलता है। वो छुपते हुए किसी तरह उस म्यूजियम में आते हैं, और सिकिम एक विंडो के थ्रू अंदर चला जाता है, जहाँ उसने पेंट से सभी कैमरास को स्प्रे कर दिया था। जल्दी ही वो थर्ट और नेफर से मिलता है, और वो सब वहाँ से बाहर भागने लगते हैं। कारनाबी और उसके लोग भी उन्हें नहीं रोक पाते, और जाते हुए वो उस रिंग को भी अपने साथ ले जाते हैं। सामने उन्हें एक बस नजर आती है, और सिकिम अपने क्रोकोडाइल की मदद से उसे चलाने लगता है। कारनाबी अपने लोगों के साथ उनके पीछे लगा हुआ था, लेकिन थर्ट की चालाकी से वो उन्हें ट्रिक कर देते हैं, और कारनाबी की वैन एक बोट में जा गिरती है। उनका मिशन अब पूरा हो चुका था, और वो लोग वापस मम्मी सिटी जाने की सोचते हैं, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें इजिप्ट पहुंचना होगा, जिस पर रेड उन्हें वहां तक फ्लाई करने को बोलता है। थर्ड जानता है कि नेफर इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती, और वो उसे अपनी डेस्टिनी खुद चुनने को बोलता है, लेकिन नेफर ने अपना मन बना लिया था, और रेड उन सबको छुपाकर एक फ्लाइट में बिठा देता है। यहाँ थर्ड उनसे कुछ कन्फेस करता है कि उस दिन रेस में हुए एक्सीडेंट से वो डर गया था, और वो इतना ब्रेव नहीं है जितना कि लोग उसे समझते हैं। लेकिन नेफर इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती, और इस रिंग को नेकलेस की तरह उसके गले में डाल देती है। पता चलता है कि कारनाबी भी इसी फ्लाइट में है, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग वापस जाने के लिए उसी टूम में जाएंगे। जल्दी ही वो मम्मी सिटी में वापस आ जाते हैं। थर्ट और नेफर एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन चाहकर भी ये बात कन्फेस नहीं कर पाते, और उदास होकर अलग अलग निकल जाते हैं। नेफर अपने पिता से माफी मांगती है कि उसे इस तरह बिना बताए नहीं जाना चाहिए था, और वहीं थर्ड भी अपनी बोरिंग लाइफ में वापस चला जाता है। उधर कारनाबी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच चुका था, और उस मम्मी सिटी को देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि अब उसे प्रिंसेस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने म्यूजियम के लिए सीधा किंग को उठाकर ले जाएगा। किंग को भी उसके आने की खबर मिल चुकी थी, पर इससे पहले कि वो अपने डिफेंस को एक्टिवेट कर पाए, कारनाबी उस तक पहुंच जाता है। नेफर अपने पिता की मदद करने आती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, और कारनाबी किंग को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं सिकिम इस बारे में थर्ड को बताता है कि कारनाबी ने पैलेस पर अटैक कर दिया है, और तुम्हें जाकर नेफर और किंग की मदद करनी चाहिए। लेकिन थर्ड कहता है कि वहाँ उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत से गार्ड्स हैं। तब सिकिम कहता है कि उसे इस वक्त एक चैंपियन की जरूरत है, और मेरी नजरों में मेरे भाई से बड़ा चैंपियन कोई नहीं है, इसीलिए जाओ और जाकर उनकी मदद करो। उधर नेफर कारनाबी का पीछा कर रही थी, और उसे रोकने के चक्कर में एक जगह उसकी मशीन को क्रैश करा देती है। इससे वो रोड पर आ गिरी थी, और कारनाबी उसे कुचलने ही वाला था, लेकिन तभी थर्ड आकर उसे बचा लेता है, और वो लोग चैरियट से उसका पीछा करने लगते हैं। इसी दौरान उसका व्हील एक बार फिर टूट जाता है, लेकिन थर्ड चैरियट से कंट्रोल बिल्कुल नहीं खोता, और अपने एक्सेल को लाकर उस मशीन पर रख देता है। फिर वो अकेले ही कारनाबी को रोकने जाता है, लेकिन नेफर उसे बताती है कि आगे एक खाई आने वाली है। यहाँ कारनाबी गलती से किंग को रिलीज कर देता है, लेकिन थर्ड को उसने पकड़ लिया था कि अब किंग की बजाय तुम्हें मैं अपनी ट्रॉफी बनाऊंगा। थर्ड जान गया था कि वो नीचे गिरने से नहीं बच पाएंगे, और नेफर को बचाने के लिए चैरियट को मशीन से अलग कर देता है, और वो और कारनाबी खाई में जा गिरते हैं। नेफर को लगा कि शायद वो मारा गया है, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे की ओर जाती है, जहाँ थर्ड उस रिंग नेकलेस की वजह से बच गया था, और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी सिकिम और किंग वहाँ आते हैं, और किंग अपनी जान बचाने के लिए थर्ड का शुक्रिया अदा करता है। फिर थर्ड वो रिंग लेकर नेफर को पहनाता है, और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर नेफर उसे हाँ कर देती है। एंड सीन में हम उनकी शादी होते हुए देखते हैं।